इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मौलाना मुश्ताक अहमद रशादी साहब हैं। मुश्ताक अहमद रशादी साहब इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं। बेंगलुरु में हज के परवाज़ों का सिलसिला जारी है। आंध्रा से जाने वाले कई आज़मी जो कर्नाटक के बॉर्डर में रहते हैं वो कर्नाटक हज भवन के एम्बार्केशन पॉइंट से जाते हैं। उन्हें अलविदा कहने के लिए वो यहाँ आए हैं, उनसे बात करते हैं, यहाँ के क्या तासुरात हैं वो भी जानेंगे। साथ ही चूँकि ये आंध्र प्रदेश में काफ़ी अहम जिम्मेदारी में है और आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके भी करीबी माने जाते हैं, उनसे बात करेंगे, वहाँ के हालात भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही यहाँ जो आए उसके ताल्लुक से भी तासुरात जानेंगे। साहब आपका बहुत इस्तकबाल है। सर आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि यहाँ हज भवन आए हैं, कैसा लगा आपके यहाँ? शुक्रिया, आपने इस्तकबाल के अल्फाज फरमाया। आज कर्नाटका हज हाउस के लिए आने का मौका हुआ, इसलिए कि आज रियासत आंध्र प्रदेश जो कर्नाटक की रियासत से मुत्तसिल अज़ला हैं, उन अज़ला के आज़मीन हज आज कसीर तादाद में कर्नाटका हज हाउस के ज़रिए से बैतुल्लाह के लिए अज़्म करते हुए तकरीबन 395 लोग आज तशरीफ़ ले गए हैं। उनको विदा करने के लिए हमारी रियासत के मुशीर अक़लियती बहबूद एम शरीफ साहब और चेयरमैन हज कमेटी में आना हुआ। यहाँ बहुत खुशी हुई मुझे। मैं जब ज़ेर तालीम था बेंगलुरु में, तो उस वक्त खुद्दूस साहब ईदगाह से आज़मीन हज जाया करते थे। अभी भी मुझे ऐसा ही ख्याल था कि एक छोटा मोटा इंतज़ाम होगा, लेकिन यहाँ देखने के बाद दिल बाग बाग हो गया, इसलिए कि वसी तरीन इंतज़ामात आज़मीन हज के लिए रियासत कर्नाटका की हुकूमत ने की है। इस मौके से इज़्ज़त माब वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब का, वज़ीर अक़लियती बहबूद इज़्ज़त माब ज़मीर साहब का और हज कमेटी चेयरमैन इज़्ज़त माब टीपू साहब का, उन्होंने बड़े वालिहाना तरीक़े से हमारा इस्तकबाल किया, हमारी आमद पर खुशी का इजहार किया। इनका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात मुझे सुनने में आई अभी, इतना ही नहीं, ब्लॉक 2 भी के लिए बजट अलाट किया गया है 10 करोड़ रुपये, उससे भी बड़ी खुशी हुई। अलल खुसूस आज़मीन हज के साथ में जो ख़ैश व अकारिब रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए भी यहाँ बड़े पैमाने पर खाने का नज़्म किया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है। किसी को तकलीफ़ ना हो ऐसा यहाँ इंतज़ाम किया गया है। और आज़मीन हज के लिए उलमा की निगरानी में रोज़ाना तरबियत और हिदायत दिए जाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला इज़्ज़त माब चंद्रबाबू साहब ने जिस वक्त रियासत का बंटवारा नहीं हुआ था, बाइफरकेशन नहीं हुआ था, नामपल्ली में एक बेहतरीन हज हाउस की तामीर 11 मंजिला इमारत की खूबसूरत तामीर की। आफ्टर बाइफरकेशन कड़पा ज़िला में एक अच्छा हज हाउस के प्लान से बिल्डिंग तामीर किया गया। आर्जी था, ख्याल था, संग बुनियाद भी रखी गई थी विजयवाड़ा में, लेकिन इतने में हुकूमत हमारी तेलुगु देशम की 2019 में फिर से हम हुकूमत में नहीं आ सके, जिसकी वजह से वो काम ठप हो गया। 2019 से 24 तक जो वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी साहब थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को तितर बितर कर दिया, यानी कि इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। वहाँ से ये सारा निज़ाम कुछ बिगड़ गया। बाज़ हुज्जाज तेलंगाना से, बाज़ हुज्जाज कर्नाटका से, अक्सर तेलंगाना से ही गए। लेकिन आपकी सरकार आके भी काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी दोबारा शुरू नहीं किया उससे? काफ़ी दिन, अभी तो 10 महीने मुकम्मल हो चुके हैं, 11 महीने तकरीबन हो रहे हैं। रियासत की हालत जगन मोहन रेड्डी सरकार ने बहुत अबतर कर दी, जिसकी वजह से फिर से
हम उसको तरतीब देने में लगे हैं। ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह रियासत के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू साहब एक बेहतरीन हज हाउस की तामीर का प्लान रखे हैं। विजयवाड़ा में जल्द से जल्द वह हज हाउस की तामीर होगी। अच्छा मौलाना, आप चूँकि आप भी एक आलिम दीन हैं, आप पिछली बार जब कर्नाटक आए थे, जब पहली बार आप चेयरमैन बने थे, आप दारुल उलूम सबील इरशाद पहुंचकर अपने उस्तादों से मुलाकात की थी। उस वक्त भी मैंने एक सवाल किया था आपसे कि जो वफ़ अमेंडमेंट बिल थी उसे आपके जो वहाँ के सीएम हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, तो उसे रोकने के लिए जो आप लोगों की तरफ से कोशिश होनी चाहिए थी, अक़लियती लीडरों की तरफ से, न सिर्फ आप बल्कि तमाम आंध्र प्रदेश अक़लियती लीडर जो टीडीपी में हैं, उन्होंने क्यों दबाव नहीं डाल पाए? क्यों चंद्रबाबू नायडू को आप कन्विंस नहीं कर पाए कि वक्फ अमेंडमेंट मुसलमानों के ख़िलाफ़ है? देखिए, चंद्रबाबू नायडू साहब ने हमारी दानिश्त में अनथक कोशिश की। यहाँ सिर्फ चंद्रबाबू नायडू साहब ही का काम नहीं था, बल्कि 3, 4, 5 अफराद भी कहा जा सकता है, सबका काम था। चंद्रबाबू साहब ये जो पार्लियामेंट कमेटी को जो डाले उसमें जेपीसी, उसमें पहल चंद्रबाबू साहब ने ही किया ताकि संविधान के लिहाज से काम हो सके। उस कमेटी को रेफ़र करने में चंद्रबाबू साहब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश पेश थे। अनथक कोशिश की गई। अब हकीकत सबको मालूम है, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, अलायंस में है। गुज़िश्ता अलायंस में ना रहकर भी जगन मोहन रेड्डी साहब ने बहुत सारे कवानीन को बिला शर्त सपोर्ट किया। हम तो अलायंस में, रियासत की हालत अबतर, फाइनेंस हालत अबतर, ये सारी चीज़ों को बनाना है। फिर भी 2-4 उसमें जो अमेंडमेंट्स में थे शराइत, चंद्रबाबू साहब ने ज़ोर लगाते हुए उस पर काम किया है। अगर कुछ हो या ना हो, ये वादा पक्का किया है रियासत आंध्र प्रदेश में जैसे हज वक्फ की जायदाद थी महफूज, और उसको महफूज करने का काम करेंगे। हमारी रियासत तक हम मुकम्मल उसके मुहाफ़िज़ और मुआविन भी हैं। नहीं, अगर देखा जाए, चूँकि कोर्ट ने 3 अहम जो अमेंडमेंट थे उसे रोक लगाई है। वक्फ बाय यूज़र, जिसके तहत अगर आपकी पुरानी मस्जिद है, 100 साल पुरानी मस्जिद, अगर उसके डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको वो छोड़ना पड़ता। इसी तरह से जो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को लेने का मामला है, उसे भी जो है रोक लगाई गई। इस तरह के जो ख़तरनाक कानून अमेंडमेंट किए गए थे, उसके ख़िलाफ़ कम से कम चंद्रबाबू नायडू को कुछ कहना चाहिए था, रोकना चाहिए था। उन शराइत पर चंद्रबाबू साहब ने रात के 1 बजे तक कोशिश की है। ये हकीकत है। ज़ोर भी लगाया है, ये भी एक हकीकत है। चंद्रबाबू नायडू एक मजबूत लीडर हैं, उन्हीं के दम पर जो है वो सरकार टिकी हुई है। अगर चंद्रबाबू नायडू अगर पीछे हटते तो मोदी सरकार ही गिर जाती। इतने पावरफुल होने के बावजूद क्यों उन्होंने, क्या मजबूरी थी कि उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट को सपोर्ट किया? देखिए, एक माहौल बनाया गया। ये हकीकत है कि चंद्रबाबू साहब मजबूत लीडर हैं, इंशाल्लाह रहेंगे भी। लेकिन चंद्रबाबू साहब ही एक वापस आने से गवर्नमेंट को धक्के लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कितना फिगर है आपको ज़्यादा मालूम होना चाहिए। जो एमपीस है रियासत आंध्र प्रदेश के, हमारी गवर्नमेंट के कितने हैं सबको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है, और हिंदुस्तान की रियासतों में ये चीज़ अच्छी तरह जानने वाले लोग भी हैं। नहीं, दोबारा चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन में जाना है, इस बार जीते हैं, अगली बार मुसलमानों को वोट कैसे मांगेंगे कि उनके वफ़ के अमेंडमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया था, कैसे वो जा पाएंगे वोट लेने के लिए मुसलमानों को? देखिए, वक्त और हालात बदलते रहते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये ज़माना है, बदलता रहता है वक्त पर। ये वक्त आने पर कैसे जाना है, क्या करना है, समझाया जाएगा और ज़रूर जाया जाएगा। क्या सीएम से मुलाकात हुई थी उलमा की? हालांकि आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स भी हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, मौलाना अरशद मदनी वगैरह भी गए थे वहाँ, उनका भी जमीयत उलमा का भी प्रोटेस्ट हुआ और भी हुए। क्या आपसे मुलाकात कुछ हुई थी? नहीं, मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहुम जब कड़पा आए थे तो हमारा भी वहाँ जाना हुआ था, इसलिए कि कौमियत का मसला है। हमने पार्टी से भी पूछा और पार्टी ने कहा ज़रूर जाइए, तो उस पर हमारा जाना हुआ।
और शरीफ साहब जो हमारे हैं ये हुकूमत के मुशीर हैं। शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाए थे, अरशद मदनी साहब से मुलाकात भी की हमने। ये अलग उन्वान हो जाएगा, इसलिए कि उलमा हो, अमाहिदीन हो, ज़ी शऊर तबका हो हिंदुस्तान का, वक्त आने से पहले हर एतबार से जगे रहने की ज़रूरत है। एक जमावड़ा कर लिया, वक्त आने पर ट्रेन जारी है, प्लेटफार्म पे ट्रेन आने से पहले इंतज़ार करना पड़ता है, उसमें एक संजीदगी और सलीक़गी से सवार होने के लिए। ट्रेन चले जा रही है, अब हम आके पूरे तरीके से जमाने थे कुछ नहीं होता। यानी कि काफ़ी देर कर दी सीएम को मिलने के लिए। तो सब देर कर दिए, सीएम ही क्यों नहीं, इस पर सारा हिंद जागना चाहिए और हक़ को पूछना चाहिए। हक़ के पूछने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको मुकम्मल राइट्स देता है, हर किसी को पूछना चाहिए। सिर्फ एक दो चंद अफराद पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाना ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू अगर पीछे हटते तो यकीनन सरकार गिर सकती थी, इतने पावरफुल लीडर हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी रही होंगी जो उन्होंने सपोर्ट किया। यहाँ देखिए, गिनती पर बात जाती है, पावर पर नहीं जाती। गिनती पर बात जाती है, पावर पर नहीं जाती। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाइफर्केशन हुए 11 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं। बाइफर्केशन आज तक आंध्र प्रदेश में अमरावती राजधानी बोलने की चीज़ नहीं है। उसके लिए 14 से 19 तक बड़ी तेज़ी से कोशिश की थी चंद्रबाबू साहब ने। एक पोलावरम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, समंदर में मिलने वाला पानी, उसको वहाँ अगर प्रोजेक्ट डाला गया तो पूरी रियासत में 1 एकड़ ज़मीन भी ऐसी नहीं रहेगी जिसको पानी मुहैया ना हो। इसी पे नाराज़ होकर वो मोदी से नाराज़ हो गए थे उसी वक्त के, वो प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया। जी 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 बिल्कुल। और वहाँ मोदी साहब का साथ छोड़ा था उन्होंने, साथ छोड़ा था बिल्कुल। फिर दोबारा उन्होंने हाथ मिलाया। फिर दोबारा इसलिए कि जगन सरकार ने, जगन मोहन रेड्डी ने हालत बिल्कुल बुरी कर दी रियासत की। पोलावरम हम लोग यानी चंद्रबाबू साहब 71% 71% मुकम्मल किए। 5 साल दौरे हुकूमत में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने, जगन मोहन रेड्डी ने 1% भी काम नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया उसको। जबकि उस पर मुकम्मल डिपेंड है, कोई ऐसी ज़मीन का हिस्सा ना होगा वो मुकम्मल होने पर जिस पर पानी ना पहुँचे, पानी पहुँचने के लिए। तो ये एक दो मजबूत इरादे चंद्रबाबू साहब के, इसलिए कि आपको रेवेन्यू जनरेट होना है, सब कुछ होना है, तो राजधानी होना चाहिए ना आपको। राजधानी नहीं है तो कंपनीज नहीं आएंगे, आपके नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। कभी आंध्रा का, कर्नाटका का सफ़र करेंगे, चेन्नई का सफ़र करेंगे, तेलंगाना का सफ़र करेंगे, मुंबई का सफ़र करेंगे लोग। अगर वहाँ कंपनीज होंगे, वहाँ राजधानी डेवलप होगी तो सब कुछ आपको मुहैया होगा, तो रेवेन्यू जनरेट होगा, डेवलप होगा, राष्ट्र स्टेट डेवलप होगा। तो इन चीज़ों की भी बाज़ मजबूरियाँ ज़रूर। अभी आंध्र प्रदेश में क्या सूरत हाल है, क्या मुस्लिम क़यादत की क्या पोजीशन है, कितने वज़रा वहाँ पे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। चूँकि आंध्रा डिवाइड होने के बाद में आंध्र प्रदेश काफ़ी पीछे चला गया है तरक्की, जिस तरह से आप बता रहे हैं जगन मोहन के दौर में ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो मुस्लिम लीडरशिप कितनी मजबूत है, कितने वज़रा इस वक्त वहाँ पे कैबिनेट में हैं? कैबिनेट में एक वज़ीर हैं जो ज़माने अरसे दराज से वज़ीर हैं, वो NMD फ़ारूक साहब हैं। और हमारे शरीफ साहब गुज़िश्ता हुकूमत में तेलुगु देशम की हमारी बेहतरीन मौका MA शरीफ साहब को मंडली चेयरमैन चंद्रबाबू साहब ने बनाया था। उस पर उन्होंने राजधानी अमरावती के बचाने के लिए अनथक कोशिश करके बिल को रुकवा दिया, वरना तो जगन मोहन रेड्डी सरकार का प्लान था कि अमरावती राजधानी ही न रहे और 3 जगह उसको डाइवर्ट किया जाए। तरक्की नहीं, काम करना कुछ नहीं है, लोगों को मिसगाइड किया जाए, ये मकसद था जगन मोहन रेड्डी सरकार का। बिल्कुल। कुछ मशवरा देना चाहेंगे आप वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से, क्या पैगाम है आपका आवाम के नाम? देखिए, जो वक्फ है, जो अल्लाह के नाम पे वक्फ किया गया है, वो हमेशा वक्फ रहेगा। मेरी प्रॉपर्टी अगर आपने छीन ली, अगर आपने छीन ली तो मेरी ही रहेगी,
मेरी प्रॉपर्टी आपने छीन ली तो मेरी ही रहेगी, आज ना कल हमारी ही रहेगी, मतलब वापस ले सकते हैं, आज ना कल हमारी ही रहेगी। तो मुतमईन रहना चाहिए, जी, मुतमईन रहना चाहिए। मुतमईन रहने के अल्फाज मैं कभी नहीं कहता। मुतमईन कुरान के उसूलों के ख़िलाफ़ है। आप कोशिश करते ही रहना, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक कौम खुद नहीं बदलती, अल्लाह भी उस कौम को नहीं बदलाते। किसी भी एक लम्हा के लिए भी कभी भी मुतमईन होना ही नहीं चाहिए। जद्दोजहद होती है। आप एक्सपर्ट हैं ड्राइविंग में, ड्राइव करते हैं, आप कभी मुतमईन नहीं रहते कि मैं एक्सपर्ट हूँ, बिंदास चला जाऊँ। हर वक्त केयरफुल रहते हैं आप। तो ये भी ज़िंदगी का पल पल भी, और ये सियासतों में भी, रियासतों में भी कभी भी कोई भी इंसान मुतमईन नहीं रह सकता। बहुत शुक्रिया आपका। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूँ कोई ये बेवफा नहीं होता। ये शेर चंद्रबाबू नायडू के तब सटीक बैठता है। और मौलाना मुश्ताक अहमद साहब इस ताल्लुक़ से काफ़ी अलग लहजे में उन्होंने बात की और कहा कि किस तरह से इस वक्त के आंध्र प्रदेश के हालात हैं, चूँकि नई रियासत बनने के बाद वहाँ के किस तरह के हालात हैं। और यहाँ कर्नाटक पहुँचने के बाद, चूँकि ये कर्नाटक से भी ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ इन्होंने तालीम हासिल की है और कर्नाटक के ताल्लुक़ से उन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी भी है। और मौलाना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश भी तरक्की हो और सीएम के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक़ से उन्होंने मिले जुले अंदाज में कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कोशिश की थी लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।